इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूँ तो एक बहुत ही गहरी सिनेमाई यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि आखिर हमारा इंसानी दिमाग अचानक परवाह करना, केयर करना क्यों बंद कर देता है। इस उदासीनता को, इस अजीब से खालीपन को हम आज बायोलॉजी, साइकोलॉजी और हमारे प्राचीन दर्शन, इन तीनों लेंस से देखेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम चर्चा नहीं है, ये उस साइकोलॉजिकल सुन्नपन का एक डीप डाइव है जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जरा एक पल के लिए इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं और अचानक आपको अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल फ्लैट, कलरलेस और किसी भी तरह के मोटिवेशन से एकदम खाली लगने लगती है। मतलब वो काम या वो शौक जो कभी आपको खुशी से भर देते थे, जिनके लिए आप एक्साइटेड रहते थे, वो अब एक ओबाउट ड्यूटी या किसी भारी बोझ की तरह लगने लगे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल थकान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा गहरा साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मेडिकल साइंस की दुनिया में इस कंडीशन को एक खास नाम दिया गया है, एनेडोनिया। और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ थोड़ा उदास महसूस करना नहीं है। एनेडोनिया का सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर खुशी महसूस करने की या किसी भी चीज के लिए मोटिवेट होने की जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, वो फिजिकली खत्म सी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिवियर डिप्रेशन, सिजोफ्रीनिया और एक्सट्रीम बर्नआउट का ये एक कोर्स सिम्टम है। एक तरह से आपका ब्रेन पॉजिटिव इमोशंस को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। सिस्टम क्रैश। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड्स को या इनाम को कैसे देखता है, ये समझना सच में बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, साइंस चाहत यानी वांटिंग और पसंद यानी लाइकिंग, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर मानता है। चाहत वो ड्राइव है, वो मोटिवेशन है जो आपको किसी गोल तक पहुंचाने के लिए पुश करती है। और पसंद वो खुशी है जो उस गोल को अचीव करने के बाद आपको मिलती है। अब एनहेडोनिया में क्या होता है कि आपके ब्रेन का ये रिवॉर्ड सिस्टम ही टूट जाता है। या तो किसी चीज को पाने की वो आग खत्म हो जाती है, या फिर उसे पाकर मिलने वाली खुशी एकदम जीरो हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सुन्नपन सिर्फ आपके मन का वहम नहीं है, ये एक फिजिकल रियलिटी है। ये हमारे ब्रेन के बहुत ही क्रूशियल न्यूरल सर्किट्स में बकायदा देखा जा सकता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रल स्ट्रिएटम। जब इन हिस्सों में डोपामाइन ट्रांसमिशन टूटता है तो इंसान सचमुच फिजिकली मोटिवेशन और खुशी को फील करने में असमर्थ हो जाता है। आप इसे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का एक तरह का शटडाउन समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये प्रॉब्लम आखिर कितनी कॉमन है। तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जूझने वाले लगभग 70% लोग इस न्यूरोलॉजिकल सुन्नपन का शिकार होते हैं। 70%, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर में लाखों लोग हर सुबह उठकर एक ऐसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं जिसे वो पार नहीं कर सकते, जहां जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो असल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में ये डोपामाइन ड्रॉप दिखता कैसा है? ये बहुत ही अलग अलग रूपों में सामने आता है। वर्क प्लेस पर ये द ग्रेट डिटैचमेंट बन जाता है, जहां आप अपने काम से एकदम कट जाते हैं। रिश्तों में ये समानांतर जीवन यानी पैरेलल लाइव्स जीने जैसा हो जाता है, जहां पार्टनर्स एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अजनबियों की तरह। और अगर इसे सोशली देखें तो इंसान दूसरे लोगों से ह्यूमन कांटेक्ट से ही पूरी तरह दूर भागने लगता है। मॉडर्न वर्क कल्चर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आज के समय में इस ओवर स्टिमुलेशन और भयंकर बर्नआउट ने वर्क प्लेस पर एक एक्सट्रीम लेवल की उदासीनता पैदा कर दी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च बताती है कि लोग अक्सर सोसाइटी के डर से या लोग क्या कहेंगे इस डर से ऐसे करियर में फंसे रहते हैं जिनसे वो अंदर से पूरी तरह कट चुके हैं। ये एक मूक महामारी है, जहां इंसान बस एक रोबोट की तरह बिना किसी फीलिंग के काम किए जा रहा है। और रिश्तों के मामले में तो ये उदासीनता और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसी से जन्म होता है ऑल बिजनेस मैरिजेस का। मतलब ऐसे रिश्ते जो सिर्फ इस बात पर चल रहे हैं कि बिजली का बिल किसने भरा, बच्चों की पीटीएम कब है और घर का राशन कौन लाएगा। इनमें कोई इमोशनल या फिजिकल क्लोजनेस बचती ही नहीं है। लोग बहस या लड़ाई से बचने के लिए बस चुप रहना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए, ये चुप्पी एक ऐसा गहरा फासला बना देती है जो किसी भी लड़ाई से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस डेडलॉक को तोड़ा जा सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्गरेट रदरफोर्ड कहती हैं कि रिश्तों की इस सुन्नता को तोड़ने के लिए हमें कुछ कॉन्शियस सॉलिड स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे अपने पार्टनर के इंटरेस्ट्स को फिर से एक्सप्लोर करना,
फिजिकल कनेक्शन को धीरे धीरे वापस बिल्ड करना और सबसे क्रूशियल बात, मुद्दों से भागने की आदत को छोड़कर उनका सामना करना, क्योंकि कई बार एक हेल्दी बहस उस मुर्दा चुप्पी से 1000 गुना बेहतर होती है। अब हम इस चर्चा के दूसरे फेज में एंटर कर रहे हैं, मस्तिष्क का दर्शन। और यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन सामने आता है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस जिसे डोपामाइन क्रैश कहकर पुकार रहा है ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन योगिक और दार्शनिक ढांचों ने सदियों पहले ही इस मेंटल एग्जॉशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। हमारा प्राचीन दर्शन 3 गुण की बात करता है, यानी मन के 3 बेसिक गुण, सत्व, रजस और तमस। अब ये जो तमस है, ये भारीपन, सुस्ती और इनर्शिया की फोर्स है। अगर आप इसे आज के क्लिनिकल चश्मे से देखें तो तमस की अवस्था हूबहू वैसी ही है जैसा आज हम एनेडोनिया और डोपामाइन क्रैश को डिस्क्राइब करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां मन की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो बिल्कुल पैसिव हो जाता है। भगवत गीता में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि अनियंत्रित विचार और वो इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, वो किस तरह हमारी बायोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एनर्जी को चूस लेती हैं। अगर आपका मन कंट्रोल में है तो वो सत्व यानी शांति और फोकस लाता है, लेकिन जब यही मन बहुत ज्यादा इच्छाओं और बाहर के शोर शराबे में उलझ जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है और यहीं से जन्म होता है उस भयानक उदासीनता का। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस बिल्कुल हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। भारतीय दर्शन में जिसे हम संस्कार कहते हैं, यानी हमारे विचारों और आदतों के वो डीप पैटर्न्स जो बार बार रिपीट होते हैं, उसी को आज की साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। जब आप लगातार एक स्ट्रेसफुल और नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका ब्रेन खुद को उसी क्रॉनिक सुनपन के लिए वायर कर लेता है। ये एक तरह की लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई बेबसी बन जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे आएं? हम बात करेंगे रिवॉर्ड सिस्टम की रिवायरिंग के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर ब्रेन वायर हो सकता है तो वो रिवायर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस टूटे हुए डोपामाइन बेसलाइन को मेडिकली और साइकोलॉजिकली दोबारा कैसे बिल्ड किया जाए। सबसे पहले मेडिसिन की दुनिया के कुछ कटिंग एज ट्रीटमेंट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, जब नॉर्मल एंटी डिप्रेसेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और इंसान खुशी फील ही नहीं कर पाता तो साइंस नए रास्ते खोजता है। केटामाइन ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है, इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाएं और यहाँ तक कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी डोपामिन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने और उस खोई हुई मोटिवेशन को वापस लाने में एकदम कमाल के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की रिसर्च हमें एक बहुत ही कॉमन मॉडर्न गलती के बारे में बताती है जिसे डोपामाइन लेयरिंग कहते हैं। ये क्या है? जब आप एक ही समय में बहुत सारे स्टिमुलाई को मिला देते हैं, जैसे तेज म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ में एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं और उसी वक्त सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे डोपामाइन अचानक से स्पाइक करता है और साइंस का रूल है इसके बाद एक भयंकर क्रैश का आना पक्का है जो आपको सीधा एनहीडोनिया की तरफ धकेल देगा। रियल मोटिवेशन आपके एफर्ट से आता है, आर्टिफिशियल चीजों को स्टैक करने से नहीं। तो इस डोपामाइन रिजर्व को नेचुरली वापस पाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइंस बैक्ड हैबिट्स हैं। सुबह उठकर 10 से 30 मिनट तक धूप लेना आपके डोपामाइन और बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है। अपनी डाइट में टायरोसिन वाली चीजें शामिल करना जो डोपामाइन का रॉ मटेरियल है, बहुत हेल्पफुल है। और सबसे जरूरी बात, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ब्राइट लाइट्स और स्क्रीन से दूर रहना। ये सुनने में सिंपल लग सकता है लेकिन ये एक गेम चेंजर रीसेट है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनाए रखने के लिए साइकोलॉजी में एक बहुत ही गजब का टूल है, रैंडम इंटरमिटेंट रिवॉर्ड टाइमिंग या RIT। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी हर छोटी जीत पर रिवॉर्ड की उम्मीद मत रखिए। कभी कभी सेलिब्रेट कीजिए और कभी कभी बस फोकस के साथ अपना काम करते रहिए। ये ट्रिक आपके ब्रेन को सिर्फ फाइनल गोल का एडिक्ट होने से बचाती है और आपको उस प्रोसेस या मेहनत से जोड़े रखती है। अपने डोपामाइन को खाली होने से बचाने का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इन सब चीजों के अलावा साइकियाट्री भी लाइफस्टाइल फिक्स करने पर जोर देती है। सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना और एक सॉलिड स्लीप रूटीन बनाना मस्ट है। और यहाँ योग का वो कॉन्सेप्ट जिसे प्रत्याहार कहते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को बाहर के शोर से वापस खींचना, वो आज की मॉडर्न माइंडफुलनेस के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। आज की इस ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया के शोर से अपने सेंसेस को डिस्कनेक्ट करना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और अब एक सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमें अपनी सोच में लाना है वो है क्विट करने या छोड़ने को लेकर। हमारी सोसाइटी में बीच में किसी चीज को छोड़ने को एक बड़ा कलंक माना जाता है।
है ना, कि तुम तो हार मान गए। लेकिन हार्वर्ड की रिसर्च बिल्कुल अलग कहानी बताती है। किसी ऐसे करियर या पैशन से खुद को अलग कर लेना जो अब आपको सिर्फ थका रहा है, वो कोई मॉरल फेलियर नहीं है। कई बार ये एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीसेट होता है जो आपका नया पर्पस ढूंढने के लिए एकदम जरूरी है। इस बात को समझने के लिए एलिजाबेथ रोव का एग्जाम्पल बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो बॉस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में एक लीड फ्लूट प्लेयर थीं और उन्होंने अपने करियर के पीक पर वो प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ दी। उन्होंने इसे हार की तरह नहीं बल्कि आगे बढ़ने के एक स्टेप की तरह देखा। असल में ना, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें बहुत जज करेगी, पर रियलिटी में सोसाइटी उतनी कठोर नहीं होती। एक पुराने थका देने वाले रास्ते को छोड़ देना उतना बुरा नहीं है जितना हमारा दिमाग हमें डराता है। तो इस पूरे डीप डाइव को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या पैशन या पर्पस खोजना किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, या फिर ये एक ऐसी ट्रेन का सफर है जिसके कई अलग अलग स्टॉप्स हैं। देखिए, ये उदासीनता या ये सुन्नपन कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके ही ब्रेन का एक सिग्नल है कि बॉस, अब दिशा बदलने का और अगले स्टॉप की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है। इस लगातार चलती हुई जिंदगी में आपको बस ये सोचना है कि आपकी ट्रेन का अगला स्टॉप क्या होने वाला है।